गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। भूल तो नहीं गए मुझे? चलिए ठीक है। तो मैं मोहित कुमार सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन इंस्पेक्टर बैच को जो आप पिछले बहुत दिनों से लगातार आप उसको देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और आई थिंक आपको उस बैच का फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो बच्चों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले आपके साथ शेयर कर दूं, उसके बाद फिर हमेशा की तरह जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ पढ़ाई हम लोग ज़रूर करते हैं और उसको शुरू करेंगे। तो बच्चों, जो मिशन इंस्पेक्टर बैच में आप पिछले 34 डेज से रेगुलर क्लास ले रहे थे, तो बच्चों कुछ दिन किसी इमरजेंसी की वजह से वो क्लास थोड़े दिन के लिए बच्चों होल्ड पर रहेगी और जैसे ही प्रिंस सर दोबारा उस क्लास को लेने के लिए एकदम से फिट हो जाएंगे, अभी उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है बच्चों, तो आपका सपोर्ट चाहिए। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हमने क्लास बीच में रोक दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें थोड़े दिन किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप भी थोड़ा सा वेट करेंगे और जो 34 क्लासेस सर ने कराई हैं आप उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले। उन 34 क्लासेस में सर ने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, बात करते हैं कि फिर मैं यहाँ पर अब किस लिए हूँ। तो बच्चों, क्योंकि सर की तबीयत कुछ दिन के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों का नुकसान ना हो, तो फिर हमने ये सोचा कि वैसे हमने ये सोचा था कि जैसे ही इंग्लिश की 50 क्लासेस हो जाएंगी तो हम लोग मैथ्स की क्लासेस भी साथ में शुरू कर देंगे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमें टाइम से पहले ही मैथ्स की क्लास शुरू करनी पड़ी। लेकिन बच्चों, जो इंग्लिश की क्लास का टाइम है 9 बजे, वो 9 बजे ही रहेगा। हम लोग मैथ की क्लास डेली 8 बजे से स्टार्ट करेंगे और 8 से 9 डेली 1 घंटा मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मिक्स, जो कि एसएससी के द्वारा ही लिए गए पेपर्स होंगे। शुरू में हम लोग थोड़े से आसान सेट करेंगे। आसान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते, आपके एग्जाम में नहीं आ सकते। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो किसी ना किसी पेपर में ना आया हो, क्योंकि बच्चों मैं सबसे पहले एसएससी के द्वारा लिए गए पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। पहले हम लोग प्री लेवल के पेपर सॉल्व करेंगे। जब थोड़ा सा हमारा रूटीन बन जाएगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगी, तो फिर हम लोग मेंस लेवल के पेपर भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसएससी धीरे धीरे पहले सीजीएल, उसके बाद सीपीओ, सारे एग्जाम एक एक करके आने वाले हैं। तो मैं सीजीएल, एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए ये प्रैक्टिस सेट अब शुरू कर रहा हूं। मिशन इंस्पेक्टर बैच में जो इंग्लिश की क्लासेस है, मैं फिर से बता दूं, वो बहुत जल्दी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तब तक डेली आपको मैथमेटिक्स की एक क्लास मिलेगी और जिसका टाइम होगा बच्चों डेली 8 बजे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 1। और इन क्लासेस के लिए एक अलग नोटबुक आप रखना, क्योंकि ये जो क्लास होगी बच्चों वो बिगिनर्स के लिए नहीं है। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स को अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, तो बच्चों वो हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं जिनमें हम लोगों ने थ्योरी पढ़ाई है या जहां पर मैं थोड़ा सा, मेरी जो स्पीड है वो कम रहती है। ये क्लास उन बच्चों के लिए टारगेट होगी जो अभी रिसेंटली आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें अप्लाई करेंगे और उनके एक ही चीज चाहिए कि सर पेपर में क्वेश्चन को देखकर टाइम कैसे बचाया जाए। तो बच्चों मैं थोड़ा सा स्पीडली चलूंगा, तो जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इन सॉल्यूशंस को समझने के लिए, या अपना बेस थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मानकर चलूंगा कि मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से, नए नए तरीकों से, और कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। बिल्कुल अगर आप टीचर पे डिपेंड हो जाएंगे तो उससे आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं, एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। पर अगर आपकी सेल्फ स्टडी टीचर से डबल है तो आप देखना आप 25 में से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। ये पूरी हमारी कोशिश है। इसी के साथ बच्चों भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। जय श्री राम। चलिए, तो पहला सवाल, पहले ही सवाल में हमें देखने को मिल रहा है एक बेईमान दुकानदार, यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। दुकान पे जब आप जाते हैं तो कई बार दुकानदार आपसे बेईमानी कर देता है और उस बेईमानी को पकड़ने के लिए मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करता है। तो चलिए यहीं से आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 12.5% लॉस। एक दुकानदार क्या बोलता है कि मैं अपनी चीजों को 12.5% के लॉस पे बेच रहा हूं, लेकिन वो क्या करता है, 28 ग्राम ही देता है
36 ग्राम के बजाय। यानी क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार कस्टमर को ये बोलता है कि मैं अपनी आर्टिकल्स को 12.5% के लॉस पर बेच रहा हूं, लेकिन वो 36 ग्राम देने के बजाय 28 ग्राम ही कस्टमर को देता है। तो यानी कि 8 ग्राम की चीटिंग कर दी उसने। अब यही निकालना है कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में उस दुकानदार को फायदा हुआ, नुकसान हुआ और कितना हुआ। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब मान लीजिए कि वो जो चीज है वो कितने की है, मान लेते हैं कि वो जो चीज है वो 100 रुपए की है। ठीक है, तो सबसे पहले दुकानदार ने क्या किया, पहले ही बता दिया कि जी मुझे 12.5% का लॉस हो रहा है। अब बच्चों, जो बच्चे तैयारी करते हैं उन सभी को 12.5% की वैल्यू जरूर पता होगी। इसकी वैल्यू होती है 1/8, 1/8। ठीक है, 1/8 का नुकसान, इसका मतलब 8 की चीज को कितने में बेचा है, 7 में। यानी कि 100 की चीज को वो 7/8 में बेचने का दावा कर रहा है फिलहाल, कि मुझे 1/8 का नुकसान हो रहा है। 1/8 का लॉस, इसका मतलब है 8 पर 1 का लॉस, यानी 8 की चीज को वो 7 में बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन साथ में उसने एक चीटिंग और की। वो क्या की, उसने 28 ग्राम ही दिया 36 ग्राम की बजाय। तो बच्चों, उसने कितना बचाया, 8 ग्राम। कितना देकर, देखिए 8 ग्राम की उसने सेविंग कर ली और कस्टमर को केवल कितना दिया, 28 ग्राम। कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन होगा क्या सर 8 36 पे नहीं है? नहीं, दुकानदार का फायदा या नुकसान उस पे निकाला जाता है जो उसने कस्टमर को दिया है। तो उसने कस्टमर को कितना दिया, 28 ग्राम, और बचाया कितना, 8 ग्राम। 8 ग्राम की कमाई हुई 28 ग्राम पे। इसको अगर मैं रेशियो में निकालूं तो यह आ जाएगा 2/7। ठीक है, यानी कि वो 7 की चीज पे कितने रुपए कमा रहा है, 2। ये उसकी कमाई है, ध्यान रखना, ये उसका फायदा है। अब ध्यान देना, 7 की चीज पे 2 रुपए कमा रहा है। 7 की चीज पे 2 रुपए कमाए, मतलब उसने 7 की चीज को कितने में बेचा, 9 रुपए में। तो एक दुकानदार ने 2 स्टेप्स में अपनी आर्टिकल्स को बेचा। पहले उसने 1/8 का नुकसान दिखाया, तो 8 में से 1 कम कर दिया, और फिर उसने 2/7 का फायदा दिखाया, तो 7 में 2 हमने जोड़ दिया, 7 की चीज को 9 में बेच दिया। तो फाइनली देखते हैं उसके पास क्या आया। सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल, फिर 4 से कैंसिल करेंगे, 2 25, 25 इंटू 9 हो गया बच्चों 225, डिवाइडेड बाय 2, और आंसर आ गया 112.5। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि 100 रुपए की चीज घर से लेके चला था और फाइनली उसकी जेब में कितने रुपए आए, 112.5। तो उसको 12.5% का बच्चों क्या हो गया, फायदा। तो याद रखना, जब भी दुकानदार बेईमानी करे तो देख लेना, एक जगह वो लॉस दिखाएगा और एक जगह फायदा दिखाएगा, पर वो फायदा दिखेगा नहीं, वो चीटिंग करेगा। उस चीटिंग को आपको पकड़ना है, क्योंकि चीटिंग ही दुकानदार का फायदा है। और उस फायदे और नुकसान को कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका है रेशियो मेथड। 100 रुपए की चीज थी, दुकानदार कह रहा था मैं 7/8 में बेच रहा हूं, लेकिन वो 9/7 का फायदा भी कमा रहा था। किसमें, वेट में, वजन में। ठीक है, तो यहां से टोटल 100 की चीज फाइनली 112.5 में बिक गई, यानी कि उसको 12.5% का क्या हो गया, फायदा हो गया। एग्जाम में ज्यादा आपको सोचना नहीं है, सीधा ये स्टेप करना है, 100 गुणा 7/8 और 9/7। इसको सॉल्व करते ही मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम जरूर लिया, अब मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12। 2 संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक कितना है, 12। इनमें से कौन सा उसका एलसीएम नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एक लाइन हमेशा याद रखना, एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF। इस लाइन को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF। अब 12 के मल्टीपल क्या होंगे, चेक करो। 72 12 का मल्टीपल है, तो ये एलसीएम हो सकता है। 60 भी 12 का मल्टीपल है, ये भी एलसीएम हो सकता है। 90 12 का मल्टीपल नहीं है, तो ये कभी एलसीएम नहीं हो सकता। जो संख्याओं का HCF 12 हो, उनका एलसीएम 90 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि HCF के टेबल में
एलसीएम जरूर आना चाहिए, और 12 के पहाड़े में 90 नहीं आता, इसका मतलब 90 एलसीएम नहीं हो सकता। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ये इजी क्वेश्चन था, इस पे ज्यादा देर हमें डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, बस इस लाइन को आप हमेशा ध्यान रखें, एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं एट पी, किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। दो सर्कल या दो वृत्त पी पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हैं। ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है? जो दोनों को टच करती हुई जाए, ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं, और जो दो सर्कल को टच करती हुई निकले उसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं, और इसका नाम रखा हुआ है ए बी। फिर आगे बोलता है टू सर्कल्स ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एंगल पी ए बी इज 40 डिग्री। इसके बाद आपको एक एंगल दिया हुआ है पी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल, ये है 40 डिग्री। इसको भी मिला देते हैं, ये आपको निकालना है एंगल ए बी पी। देखिए आपको निकालना क्या है? एंगल ए बी पी। तो ये सीधी सीधी थ्योरम है, आप इसको याद रखिए, ये प्रॉपर्टी है। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with the point of contact of two circles। इस पॉइंट को मैं आपको हिंदी में भी समझाता हूं। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यानी एक स्पर्श रेखा जो दो सर्कल को टच करती हो, वो दोनों सर्कल जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी ये जो एंगल है बच्चों, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। फिर से सुन लीजिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सर्कल जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बच्चों ये 40, ये 90, और इस ट्रायंगल में ये एक बच गया, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का। क्योंकि आप जानते हैं एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। ये 40 गिवन था, ये 90 होगा, 90 और 40 हो गया 130, तो कितना बच गया? 50। तो ये आंसर अपना आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बस ये याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन, नहीं बच्चों यहां पर आएगा मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मध्यानुपाती। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 169 एंड 144। देखिए बच्चों, आप ये बात सभी जानते होंगे कि जब 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, 3 संख्याएं जब प्रोपोर्शन में होती है तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। 3 संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी। अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होता है। प्रोपोर्शन वर्ड जब भी आएगा तो 2 बातें आप हमेशा याद रखना। अगर 3 संख्याएं प्रोपोर्शन में है, 3 नंबर्स, ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। कब? अगर 3 संख्याएं प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेम रेशियो, मतलब जो रेशियो ए और बी में होगा वही रेशियो बी और सी में भी होगा, तो ए बी सी प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। और अगर 3 की बजाय कितने नंबर हैं? 4 नंबर्स। अगर 4 संख्याएं प्रोपोर्शन में है तो पहली संख्या और चौथी संख्या और दूसरी और तीसरी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ या फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच वाली दोनों, ये दोनों रिलेशन आप हमेशा याद रखना। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन एसएससी अक्सर पूछ लेता है, या और भी जितने डिपार्टमेंट है जहां पर भी बच्चे अप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स लेती है, तो प्रोपोर्शन वर्ड और इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 नंबर या 3 संख्याएं जब भी प्रोपोर्शन में होंगी तो उनके बीच में रिलेशन होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और 4 संख्याएं जब भी प्रोपोर्शन में होंगी तो पहली और चौथी की मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरी की मल्टीप्लाई के या प्रोडक्ट के हमेशा
इक्वल होगी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है? मीन। मीन का मतलब होता है बीच वाली संख्या, यानी कि बी। बी को ही मीन कहते हैं। मीन का मतलब होता है बीच वाली संख्या या एवरेज। तो इसका मतलब ये जो 169 है ये ए है और 144 हमारे लिए सी है, सी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर, बी हमें निकालना है इक्वल्स टू ए सी, और b की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a है 169, जिसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 13, और 144 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट आ जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नंबर बाहर आ जाए। अब यहां से एक सब कुछ बाहर आ जाएगा। देखिए दोनों 13 में से एक 13 और 12, और आपका आंसर आ गया 156। 156 होगी b की वैल्यू, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना। प्रोपोर्शन के केस में तीन संख्याएं जब भी आएंगी, 3 नंबर्स, तो बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए सी whenever a b c are in proportion, and whenever 4 numbers a b c d are in proportion, the product of extremes is equal to the product of means, यानी कि बाहर वाली संख्याओं की गुणा अंदर वाली संख्याओं की गुणा के बराबर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये मेंसुरेशन और परसेंटेज का मिक्स क्वेश्चन, आजकल हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जब मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति और परसेंटेज, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। अब ये तो बड़ा ही इजी सा सवाल है बच्चों। एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को बढ़ा दिया गया है 8% और 5%, और बताओ कि उसके एरिया में कितना चेंज होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम कॉन्टिन्यूअस परसेंटेज इंक्रीज भी कहते हैं। जब दो चीजें इंक्रीज होती हैं तो ओवरऑल इंक्रीज कितना होता है बच्चों, आप ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। जब भी दो चीजों की परसेंटेज में चेंज आएगा तो हमेशा इस तरीके से आप ओवरऑल चेंज निकाल सकते हैं। अब अगर दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो सारे साइन प्लस के रहेंगे, अगर दोनों डिक्रीज होंगी तो फॉर्मूला लगेगा माइनस ए माइनस बी, लेकिन यहां प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये आपका ओवरऑल डिक्रीज आ जाएगा। अगर यहां पर दोनों की दोनों इंक्रीज हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा ओवरऑल इंक्रीज, यहां निकल के आ जाएगा। अगर दोनों चीजें डिक्रीज हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज है तो एक साइन प्लस का होगा, एक साइन माइनस का, और यहां माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। ठीक है, तो यहां पर हम सीधा वैल्यू रखते हैं 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 100, और यह आ जाएगा 13 प्लस 0.4, तो 13.4% इंक्रीज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा सवाल था। और जब भी 2 या 3% को लगातार, सॉरी 3 को नहीं 2 को, 2% जब भी लगातार इंक्रीज हो डिक्रीज हो, या एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो, तो इस तरीके से आप ओवरऑल इंक्रीज और ओवरऑल डिक्रीज निकाल सकते हो। और एरिया में हमेशा इसी तरीके का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को रेशियो से भी किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। ये फॉर्मूला सभी को आता होगा। अब लंबाई को बढ़ाया गया कितना, 8%। 8% की वैल्यू बच्चों क्या होती है, या आप ये भी लिख सकते हैं, लंबाई अगर 100 थी तो उसको कर दिया गया 108, और लंबाई चौड़ाई अगर 100 थी तो उसको कर दिया गया 105। ठीक है, इसको छोटा करने के लिए आप इनका रेशियो भी ले सकते हैं। वैसे एरिया यहां पर आ गया 10,000 और यहां आ जाएगा 13,000, 11,340, तो 1340 बढ़ गया 10,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 13.4%। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इजी है, आप सीधा सीधा लगाएं। जब भी कोई चीज़ 2 बार बढ़े 2 बार कम हो, एक बार बढ़े और एक बार कम हो जाए, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और साइन इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, तो आपका आंसर बहुत जल्दी 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये वो वैल्यूज़ है जो आपको स्कूल टाइम से पढ़ाई जाती हैं। बच्चों cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2।
सेक 30 की, सेक होता है कॉस का उल्टा, अब कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 होगा 2/√3 और प्लस कॉसेक 30 होगा साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से सी ऑप्शन। देखिए बच्चों, किसी किसी क्वेश्चन में जहां सिर्फ कैलकुलेशन बच जाएगी लास्ट में, तो कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। मेरा काम है आपको तरीका सिखाना, आपको मेथड बताना और आपको टाइम कैसे सेव हो वो बताना। अगर लास्ट की कैलकुलेशन और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा मैं करता रहूंगा तो आप सिर्फ इसको देखेंगे, ट्राई नहीं करेंगे खुद। तो हमेशा मैं 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आप लोगों के लिए छोड़ूंगा जहां आपको कैलकुलेशन करनी है। यहां आप कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, रैशनलाइज करके, और सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप इसको सॉल्व कर पाए कि नहीं। अगर आप नहीं कर पाओगे किसी कैलकुलेशन को सॉल्व तो मैं करूंगा, डोंट वरी। लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैं हर क्लास में आपके लिए छोड़ूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन, मेथड नहीं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following numbers is a divisor of 49 की पावर 15 -1? अब ये बच्चों नंबर सिस्टम की एक टाइप है छोटी सी, इसको आप ध्यान रखिए। जब भी a की पावर n माइनस b की पावर n, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b इफ n इज ऑड। फिर सुनिए ध्यान से, अगर कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले a की पावर n है माइनस b की पावर n और जो n है वो एक ऑड नंबर है, तो हमेशा इसका एक फैक्टर होगा क्या? a माइनस b, मतलब ये संख्या a माइनस b से हमेशा क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अब यहां देखिए ध्यान से, 49 की पावर 15 और माइनस b 1 है, 1 की पावर में 15 लिख सकता हूं। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 की पावर हम कितनी भी लिखें वो एक ही रहेगा। अब यहां देखिए n, ये n है और ये कैसा है? ऑड नंबर, और जब ऑड होगा तो a माइनस b इसका हमेशा एक फैक्टर होगा, यानी कि 49 माइनस 1, मतलब ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 48 से। अब ऑप्शन में या तो 48 को ढूंढिए या 48 का कोई फैक्टर ढूंढिए। अब 48 किससे डिवाइड होता है? 8 से, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 8 से हमेशा डिवाइड होगा। ध्यान रखना ये बात। और अगर बच्चों एक चीज और याद रख लो, a की पावर n माइनस b की पावर n, लेकिन यहां पर n जो है वो क्या होता? इवन। भाई ये भी तो हो सकता था ना कि a जो 15 पावर है ये 16 होती, फिर मैं 1 की पावर भी क्या लेता? 16 ही लेता। तो अगर a की पावर n माइनस b की पावर n में n ऑड है तो a माइनस b हमेशा उसका फैक्टर होगा, और अगर n इवन है तो a प्लस b और a माइनस b दोनों फैक्टर होंगे। यानी यहीं पर अगर मैं 49 की पावर बच्चों क्या ले लूं? 16, और 1 की पावर भी ले लूं 16, तो अब जो n है आप देख रहे हो कैसा है? इवन नंबर। जब n इवन नंबर होगा तो इसके 2 फैक्टर होंगे, a प्लस b और a माइनस b। अब इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, 50 भी और 48 भी, ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो याद रखना हमेशा, बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर इस कंसेप्ट को आपने नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही रहेंगे, और पढ़ा हुआ है तो 1 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि n ऑड है, 49 माइनस 1 48 से ये डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन में या तो 48 मिलेगा या 48 का कोई फैक्टर मिलेगा, और 48 किससे डिवाइड होता है? 8 से, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रेसेस एंड गेम्स। बच्चों ये क्वेश्चन आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, क्योंकि बच्चों को टाइम स्पीड डिस्टेंस के सारे कंसेप्ट आते हैं, लेकिन रेसेस का कंसेप्ट थोड़ा सा नया है, और ये हर बार हर सेट में ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन 2-3 सेट के बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो इसमें आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, रेशियो की नॉलेज अगर आपको है तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके लिए ईजी है। इसमें कोई हार्ड मैथमेटिक्स नहीं लगता, केवल रेशियो का कंसेप्ट हमें यूज करना है। अब इसमें देखिए, अनिल, बाकुल और चार्ल्स 3 बंदे हैं जिनको मैं लिख लेता हूं ABC, ठीक है। 1500 मीटर की एक रेस हुई, उसमें अनिल ने बाकुल को 150 मीटर से हरा दिया। इसका यह मतलब है कि अगर अनिल 1500 मीटर भागा तो बाकुल 1350 मीटर ही भाग पाया।
भाई सीधी सी बात है, दो दोस्त एक दौड़ लगाना शुरू करते हैं 1500 मीटर की। अनिल ने बाकुल को 150 मीटर से हराया। इसका मतलब जैसे ही अनिल ने दौड़ पूरी की 1500 मीटर की, तो बाकुल कहां पहुंचा था? 1350 मीटर पे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि 150 मीटर से हराने का मतलब जब उसने रेस पूरी की तो वो 150 मीटर पीछे था। ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड में क्या रेशो आ गया? ये कैंसिल होके आ जाएगा 10:9। ये 15 से कट जाएगा, तो ए और बी का रेशियो हमें मिल गया 10 और 9। अब हम निकाल लेते हैं बी और सी का रेशियो। उसी रेस में अगर बाकुल और चार्ल्स दौड़े तो 75 मीटर से बाकुल ने चार्ल्स को हरा दिया। अब यहां बच्चा एक गलती क्या करेगा कि बाकुल का डिस्टेंस लिख देगा 1350। नहीं, 1350 तो बाकुल तब भागता है जब वो अनिल के साथ भागता है। अगर चार्ल्स के साथ भागेगा तो ये जीता है, और जीता है तो मतलब इसने रेस पूरी की है। मतलब कहने का ये है, अगर बाकुल 1500 मीटर भागे तो चार्ल्स 1425 मीटर ही भाग पाता है। ठीक है, अब यहां रेशो निकालेंगे तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 60 और 57, और फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 और 19। तो हमने दो अलग अलग रेशियो निकाल लिए। जब अनिल बाकुल के साथ दौड़ता है तो 10 और 9 का रेशियो है उनकी स्पीड में, और जब बाकुल चार्ल्स के साथ दौड़ता है तो 20 और 19 का रेशियो है। तो ये इनका रेशियो आ गया 20 और 19। ठीक है, अब कंपाउंड रेशियो निकाल लेते हैं। यहां 20 आ जाएगा, यहां पर 9, और ये आ गया तीनों का रेशियो। तो ए हो गया 200, बी 180 और सी 171। ये आ गया तीनों की स्पीड का रेशियो। अब देखते हैं कि तीनों में हमसे पूछा क्या गया है, अनिल और चार्ल्स की अगर दौड़ हो तो अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हराएगा। तो देखिए, अनिल की स्पीड है 200, अगर इसको 1500 मीटर भागना हो तो 200 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1500, और 200 की वैल्यू 1500 है तो 171 की वैल्यू हमें निकालनी है। यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? अब अनिल और चार्ल्स की दौड़ हो रही है, अनिल भागता है 200 की स्पीड से और उसको 1500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो 200 की वैल्यू 1500, एक की वैल्यू आएगी बच्चों 1500 बटा 200, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? 171 की। ये कितना भागा? क्योंकि ये तो पूरा भागेगा 1500 मीटर। ठीक है, 171, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7.5, और ये आएगा लगभग 100 नहीं 1282.5। ठीक है, ये आ जाएगा 1282.5। तो जितनी देर में जो अनिल है वो 1500 मीटर भागता है, उतनी देर में चार्ल्स कितना भाग पाएगा? 1282.5 मीटर। बच्चों मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है। 200 की वैल्यू 1500, क्योंकि अनिल पूरा 1500 मीटर भागेगा, तो एक की वैल्यू आ गई 1500 डिवाइडेड बाय 200, और 171 वाला कितना भाग पाएगा? 171। ये 1282 आ जाएगा। तो देखो ये कितने से जीत गया? 217.5 मीटर से ये जीत गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन को एक बार जल्दी से फिर से समझ लीजिए। किसी दौड़ में अनिल और बाकुल में 10 और 9 का रेशियो है, और उसी दौड़ में बाकुल और चार्ल्स में 20 और 19 का रेशियो है। सबसे पहले हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया। अनिल और चार्ल्स की अगर दौड़ कराएं तो अनिल 200, ये पूरा 1500 मीटर भागेगा, एक की वैल्यू आ गई, इनटू बाकुल चार्ल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही अनिल की जीत होगी। तो अनिल 217.5 मीटर से दौड़ जीत जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देखना, अच्छा सवाल है, और रेशियो का कंसेप्ट इसमें यूज होता है। रेसिस एंड गेम्स में 99% रेशियो का ही कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2500 रुपए को इन्वेस्ट किया गया 8 साल के लिए किसी सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, और वो 3725 रुपए हो गया, यानी कि 1225 रुपए ब्याज मिल गया। किस पर? 2500 रुपए पर 8 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों हमें निकालना है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, 0 से 0 कैंसिल, 25 अठे हो गया 200, 1225 डिवाइडेड बाय 200, ये अपना आंसर आ जाएगा, और ये 6.125% के इक्वल
आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 2500 रुपए प्रिंसिपल है और 3725 रुपए अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का गैप क्या होता है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 1225 रुपए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। रेट आपको निकालना है। बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़े। सिंपल फॉर्मूला लगाया है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और बच्चों आप ये मत सोचना कि सर ये इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या। ये एसएससी सीजीएल के प्री के ही सवाल है सारे। ये प्री का ही एक सेट है बच्चों, 2022 या 2023 का, और सारे ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप बिल्कुल अपने मन में ये चीज़ ना लाएं कि पेपर बहुत मुश्किल आता है। पेपर ना प्री मुश्किल आता है ना मेंस मुश्किल आता है। 2 से 3-4 क्वेश्चन सिर्फ चैलेंजिंग होते हैं, बाकी आप पूरा बड़े आराम से कर सकते हैं। 80% या 70% पेपर बिल्कुल नॉर्मल होता है। आप केवल अपने बेसिक्स को ध्यान रखें। जो बच्चे ज़्यादा मुश्किल सवालों के पीछे लगे रहते हैं, अक्सर एग्जाम्स में उनको दुख होता है कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया, इसके बजाय हम मॉडरेट क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देते तो हमारा ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना टफ नहीं आता एग्जाम जितना हम सोच लेते हैं। एग्जाम केवल ट्रिकी आता है और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आते हैं। तो आप पहले इजी करें, फिर मॉडरेट पे जाएं और टफ कुछ क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि 2 या 4 से ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में होते भी नहीं है और प्री में तो उतने भी नहीं आते। मेंस में 2, 4, 5 क्वेश्चन मैं देखता हूं कि थोड़े से चैलेंजिंग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो उसी डायरेक्शन में तैयारी करें जो आपको मार्क्स दिलाएं। फालतू में मुश्किल क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर ड्यूरिंग 3 डेज। 3 प्रिंटर हैं एक्स, वाई और जेड, और ये 3 दिन में इतने इतने पेज क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 डेज। यानी कि 3 दिनों में जेड ने कितने एवरेज पेज प्रिंट किए। अब इससे आसान क्या ही पूछेगा एग्जामिनर, आपको सिर्फ इन 3 संख्याओं का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों? 210 प्लस 160 और प्लस 218 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा 200 और 100 300 और 200 500, 570 और ये हो गया 588, 588 डिवाइडेड बाय 3। कैंसिल कर दो, 1, 9 और 6, 196। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। और अक्सर जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, रेशियो पे बेस्ड या परसेंटेज पर बेस्ड या प्लस और माइनस पर बेस्ड। डीआई के क्वेश्चन हमेशा नॉर्मल ही होते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में डीआई से ज़रूर आ जाते हैं। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, इनको ध्यान से करना है, इसमें कभी गलती नहीं होती, बहुत आसान सा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47। एक क्रिकेट प्लेयर 27 पारियों में 47 के औसत से रन बनाता है, तो उसके टोटल रन्स देखिए, नंबर इनटू एवरेज बच्चों क्या होता है? सम। संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है? टोटल सम के उसने टोटल कितने रन बनाए। एक बल्लेबाज ने टोटल 27 मैच खेले हैं और हर मैच में वो लगभग 47 रन बनाता है, तो 27 मैच में उसके कितने रन हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 47 इंटू 27, ये हो गया 7 7 49, 4 7 दूनी 14 28 और 14 42 4 46 और 4 दूनी 8 और 4 12। तो ये हो गए उसके टोटल 1269। यानी 27 मैच में 47 की औसत से वो बल्लेबाज 1269 रन बना चुका है, 1269। फिर क्या किया? उसका जो हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर है, यानी हाईएस्ट को मान लेते हैं ए और लोवेस्ट स्कोर को मान लेते हैं बी, इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 157। मतलब उसका जो टॉप स्कोर है और उसका जो लोवेस्ट स्कोर है, उन दोनों में 157 रन्स का गैप है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इन दोनों इनिंग्स को हटा दिया जाए, यानी 27 में से उसका हाईएस्ट और उसका लोवेस्ट स्कोर हटा दिया जाए, तो कितनी इनिंग बचेंगी? 25। और 25 इनिंग में इसका जो एवरेज है फिर वो थोड़ा डाउन आ जाता है और वो हो जाता है 42। अब 25 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बच्चों 1050। ठीक है, ये हो गया 9, 6 में से 5 गया 1 और 2।
ठीक है, 219। अब ये 219 क्या है? हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का स्कोर। देखो 27 पारियों में इतने रन बनाए और 25 पारियों में इतने रन बनाए, तो इन दोनों का जो गैप है यानी कि 219, ये रन उसने उन्हीं दो पारियों में बनाए होंगे, अपनी हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो अब हमें ए प्लस बी भी मिल गया। कितना? 219। दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 2a इक्वल्स टू 6 और 7 और 376। 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 188 आ गया उसका हाईएस्ट स्कोर। यही हमसे पूछा गया था कि बल्लेबाज का हाईएस्ट स्कोर कितना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले एक बैट्समैन की टोटल इनिंग्स में उसके 47 का एवरेज था, टोटल रन्स आ गए। फिर उसकी दो इनिंग्स जिसमें उसने अपना हाईएस्ट और अपना लोवेस्ट स्कोर बनाया था उसको हटा दिया तो 1050 रन बनाए। तो जो 219 रन फालतू बनाए हैं ये किस में बनाए थे? हाईएस्ट और लोवेस्ट में। मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट टोटल मिला के कितना है? 219, और उनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है 157। ऐड कर दो तो ए को हमने माना था हाईएस्ट स्कोर, तो उसका हाईएस्ट स्कोर क्या था? 188, 188। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू किसी प्रोजेक्ट को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन क्यू ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो पी ने बाकी काम किया। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? देखिए बिल्कुल इजी सा एक क्वेश्चन आया है। पी और क्यू ये दोनों किसी काम को 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क बच्चों एलसीएम होता है, तो 15 और 10 का एलसीएम होगा 30। ये आ गया टोटल वर्क। और इसके बाद एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ठीक है, ये टाइम, ये वर्क और ये एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब 1 डे वर्क यानी एक दिन में किया गया काम। तो P एक दिन में 2 काम करता है और Q एक दिन में 3 काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि P प्लस Q एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 वर्क इन 1 डे। और इन दोनों ने 2 दिन साथ में काम किया है, तो 10 काम तो ऑलरेडी हो चुका है। फिर बचा हुआ 20 काम किया P ने और इसकी एफिशिएंसी है 2। तो 20 काम को अगर P करेगा तो उसे 10 दिन लगेंगे, 10 डेज। अब हमसे पूछा गया था कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो बच्चों 2 दिन तो यहाँ लगे और 10 दिन यहाँ लगे, तो टोटल 12 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा होता कि P ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया तो आंसर होता 10 दिन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि टोटल वर्क कितने दिन में हुआ तो 10 दिन में बचा हुआ काम और 2 दिन पहले भी काम हुआ था, तो 10 और 2 12 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पाई चार्ट आपको गिवन है जिसमें नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। द टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज कंपनीज आर 4000। Number of trucks sold by a particular company is shown as a percent of total number of trucks sold by all of these 8 companies। देखिए टोटल 4000 ट्रक्स को बेचा गया है और इसमें 8 कंपनीज शामिल हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी, सी, एफ एंड एच। देखिए बी यानी कि 27%, सी मतलब 18%, F 7% और H जो कि 14%। ये टोटल इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल ऑफ दीज कंपनीज। अब सारी की सारी 8 कंपनी ने कितने ट्रक बेचे हैं? 4000 यानी कि 100%। अब ये पूछ रहा है कि B, C, F और H इन्होंने कितने परसेंट कम बेचे हैं। तो इन्होंने बेचे कितने हैं पहले वो निकाल लेते हैं। 27 और 18 हो गया 45 और 7 52 और ये हो गया 66%। जो 4 कंपनीज यहां पर लिखी हुई हैं इन्होंने कुल मिला के 66% ट्रक्स बेचे हैं और टोटल ट्रक्स कितने हैं? 100%। तो कितने परसेंट कम बेचे इन्होंने? माइनस कर दो 34%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बहुत इजी था ना, और देखने में बहुत बड़ा लग रहा था। अक्सर बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत ही छोटे होते हैं। 100% टोटल ट्रक बेचे गए हैं। अब आप कहोगे इसमें 4000 का क्या यूज है? कोई यूज नहीं था, इस 4000 को बिना बात दिया हुआ था। हाँ, अगर ये पूछ लेता कि एफ ने कुल कितने ट्रक बेचे हैं, परसेंटेज में क्वेश्चन ना पूछकर संख्या में पूछ लेता, तो फिर हम 4000 का 7% निकाल देते, वो कंपनी एफ ने बेचे।
अगर पूछ लेता कंपनी बी ने कितने ट्रक्स बेचे हैं तो 4000 का 27% निकाल देते, तो कंपनी बी ने उतने ट्रक बेचे हैं। पर यहां क्वेश्चन किस में पूछ लिया? परसेंटेज में। तो इस 4000 की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टोटल 100% ट्रक्स बेचे गए हैं। 100 में से 66 इन 4 कंपनियों ने बेचे हैं, तो इन्होंने कितने कम बेचे हैं? 34%। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एल्जेब्रा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए बच्चे, एल्जेब्रा जब भी आए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए कौन सी? x प्लस 1 बाय एक्स। अगर ये k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है? k स्क्वायर माइनस 2। और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है? k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, अगर ये आपको गिवन है तो आप स्क्वायर वाला और क्यूब वाला निकाल सकते हैं डायरेक्टली k का इस्तेमाल करके। और एल्जेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं वो मैक्सिमम स्क्वायर या क्यूब से ही निकल जाते हैं, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ देखिए, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर 5x को उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5x, और दोनों साइड अब x से डिवाइड कर दें तो x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 5। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। यहाँ क्या किया मैंने? x से डिवाइड कर दिया। जब एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, 1 को x से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय एक्स आ जाएगा, और 5x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल 5 आ जाएगा। अब x प्लस 1 बाय एक्स अगर 5 है तो मुझे पहले आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा? कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी कि 23, ये आ गया। और अगर हम क्यूब निकालते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो बच्चों ये कितना आएगा? 5 का क्यूब यानी कि 125 माइनस 3k यानी कि 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 110। सबसे पहले तो हमें एल्जेब्रा का बेसिक सीखना है कि x प्लस 1 बाय एक्स अगर हमें गिवन हो तो हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे और क्यूब कैसे निकालेंगे, और वो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए। अब यहाँ देखिए पावर कितनी है? 6 4 2, पर हमें इतनी पावर तक नहीं रखना, हमें इसको मैक्सिमम 1 2 या 3 पावर तक रखना है। उसका हिंट क्या है? जो नीचे है उससे डिवाइड कर दो, यानी पूरे एक्सप्रेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। जब आप x की पावर 6 को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। x की पावर 4 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा x। एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे 1 बाय एक्स, और 1 को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और नीचे भी एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा खाली 5। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है और इसकी हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन खत्म है। अब 110 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी 115/5, और आंसर आ गया 23। ठीक है, ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ गए होंगे। कोशिश यही करनी है कि x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाए, और उसके बाद जो पूछा हुआ है उसको भी हम या तो x प्लस 1 बाय एक्स में या स्क्वायर में या क्यूब में बदल दें। मैंने पूरे को x क्यूब से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, वैल्यू रख दी, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है तो पी यहां लिख लेते हैं, पी क्यू आर, जिसमें हमें ये साइड गिवन है 17, ये 8 और ये 15, और एक एंगल गिवन है अल्फा। ठीक है, आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये अल्फा गिवन है और हमें निकालना है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो बच्चों साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
अब अल्फा है, हमेशा याद रखना एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री में ये बात ध्यान रखना, जो एंगल आप लेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर 8 परपेंडिकुलर होगा। अब आंसर आ जाएगा 8/17 प्लस बेस कितना होगा, 15/17। और बच्चों 15 और 8 कितना हो गया, 23/17। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास हो और वहां पर आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये निकालने हो तो ये आपको पता होना चाहिए। साइन बच्चों क्या होता है, P/H, कॉस B/H, टेन P/B। ये PBH का मतलब है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। कॉट होता है B/P, सेक इज H/B और कोसेक होता है बच्चों H/P। ठीक है। साथ में जब भी आप ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस लें तो ध्यान रखें कि एंगल कौन सा है। अगर एंगल ये है अल्फा तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर एंगल ये होता, मान लो सपोज ये बीटा होता, तो अब अगर बीटा निकालना है तो हम इस वाली साइड को क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है। हमेशा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। हमें ये नहीं सोचना है कि यही हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेकर चलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए बच्चों 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपॉन 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ और ये किसके इक्वल है, 24 के। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। आप सभी जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और बच्चों इसमें नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के। अब देखिए ए प्लस बी कितना होगा, 17 और 7 24। यहां पर 24 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 24 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये ए 17 है, बी 7 है और के क्या होता है, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी यानी 17 गुणा 7 119 ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए ये हमारा आंसर आ जाएगा 119। तो इसमें सीधा सीधा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया गया है। नीचे गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए है 17, बी है 7, 17 और 7 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 119। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 198 एंड 352, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब दो सर्कल हैं तो एक हम ले लेते हैं बड़ी आर और एक छोटी आर, और इनका डिफरेंस हमें निकालना है। बड़ी वाली 352 माइनस 198। अब यहां से कॉमन आ गया बच्चों 2 पाई और ब्रैकेट में बच गया आर माइनस आर, यही हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ रेडियाई। और इधर आ जाएगा 154, 2 से ये कैंसिल हो गया 77, और आर माइनस आर आ गया बच्चों 77/पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 11 से कैंसिल कर दो, 2 7, 49/2 या 24.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इजी क्वेश्चन था, दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन थी और उनकी रेडियस या रेडियाई का डिफरेंस निकालना था। मैंने दोनों का फॉर्मूला लगाया, दोनों की सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, आर माइनस आर ही निकालना था। तो यही हमारा आंसर, ये सॉरी आर माइनस पाई लिख दिया मैंने, यहां पर आर माइनस आर आएगा। ठीक है, पाई तो नीचे आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10। एंगल मेड बाय कॉर्ड ए बी, इसमें एक कॉर्ड बनाई गई है जीवा ए बी जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए कितना आसान सवाल पूछा। ये एंगल है 60 डिग्री का और आपको पता है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है,
और जब ये रेडियस है तो इसके सामने वाला एंगल, और ये रेडियस है तो इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब टोटल होता है 180, ये 60 है, ये दोनों होंगे मिलाकर 120, और ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी इक्वल साइड्स के ऑपोजिट बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी 60 आ जाएगा और ये भी 60, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल है तो ये 10 होगी, ये 10 होगी और ये भी 10 होगी, और हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी, तो अपना आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्फेरिकल lead shots each of diameter 8.4 centimeter can be obtained from a regular solid of lead with dimension this। देखिए, एक शीशे की छोटी छोटी गेंद बनानी है। अब जब भी किसी चीज़ से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं तो बच्चों दोनों का वॉल्यूम डिवाइड होता है। याद रखना, अगर बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ें बनाएंगे तो बड़ी का वॉल्यूम ऊपर, छोटी का वॉल्यूम नीचे, और नंबर ऑफ थिंग्स आ जाएंगी। वही हमें यहाँ पर निकालना है कि टोटल कितनी छोटी छोटी गेंद बनेगी। तो नंबर क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसका है, बिग यानी बड़ी चीज़ का, और ये छोटी चीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं उसका। अब यहां पर देखिए, जो बड़ी चीज़ है वो क्या है, रेक्टेंगुलर सॉलिड है, यानी कि क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 63 इंटू 42। और नीचे क्या है बच्चों, स्फेयर, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 तो ऊपर चला जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 भी ऊपर जाएगा, और साथ में आर क्यूब। अब ध्यान देना, जल्दबाजी में 8.4 मत लिख देना, ये डायमीटर है, रेडियस आधी होती है, तो यहां पर क्या आएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। मैं फिर समझा रहा हूं, जब भी किसी बड़ी चीज से छोटी छोटी चीजें बनाई जाए तो बड़ी का वॉल्यूम ऊपर, छोटी का वॉल्यूम नीचे, तो कितनी चीज़ें बनेंगी ये आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ये फिर से एक ऐसा सवाल है जिसमें कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं आंसर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 750, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके मुझे दिखाना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका कमेंट देखकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि अब केवल कैलकुलेशन बची है। टोटल 750 गेंद बनेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्रीज। 5 फैक्ट्री चम्मच बनाती हैं। व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी। पी बनाती है 100 चम्मच, और आर बनाती है 150। इनका रेशियो बताना है। अब देखिए ये क्या सवाल है, मुझे नहीं समझ में आता कि इतना आसान सवाल एसएससी सीजीएल में कैसे पूछा जा सकता है, बट पूछा हुआ है तो सॉल्व करेंगे। फैक्ट्री पी ने 100 स्पून बनाई, फैक्ट्री आर ने 150 स्पून बनाई, दोनों का रेशियो बताना था, 2:3 आ जाएगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबी है, 108 की स्पीड से चल रही है, तो वो एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। बच्चों टाइम निकालना है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो दोनों की लंबाइयां आपस में जुड़ जाती हैं, और स्पीड को बदल लेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर सेकंड में है। 108 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, स्पीड आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस पहले ही हमारे पास है, स्पीड हो गई 30, हमारा आंसर आ जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड में वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। तो याद रखना, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। वो क्वेश्चन में डिस्टेंस का काम करती है, और स्पीड ट्रेन की ही ली जाएगी। आंसर के हिसाब से हम लोग स्पीड को देखेंगे। अगर आंसर किस में होता, आर्स में, तो हम स्पीड को 108 ही लिखते। आंसर सेकंड में है तो हमने स्पीड को किस में बदल लिया, मीटर पर सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 डिस्काउंट की स्कीम देता है, इनमें से कौन सा डिस्काउंट बेटर है। देखिए बाय 3 गेट 4, इसका मतलब है 4 फ्री है, कितने में से, 7 में से। ये कैसे पता चला, जब भी ये शब्द आपको कहीं लिखा मिले ना कि बाय समथिंग एंड गेट समथिंग फ्री, तो फ्री वाला ऊपर और टोटल नीचे। अब 4 चीजें फ्री हैं और 3 के आपने पैसे दिए हैं, तो टोटल आपको कितनी चीजें मिली, 7। अब 7 में से फ्री कितनी है, 4।
तो 4/7 का तो एक डिस्काउंट है, और नीचे फ्री है 6 और 5 खरीदी है तो 11 वहां मिल गई, तो दूसरा डिस्काउंट है 6/11 का। अब ये बताना इन दोनों में से ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा है। दो फ्रैक्शन में अगर ये पता करना है कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 11 × 4 हो जाएगा 44 और 7 × 6 42। अब 44 वाला ज़्यादा है, इसका मतलब डिस्काउंट नंबर ए इज़ मोर, ऑप्शन ये हमारा आंसर। फिर समझ लीजिए, फ्री अपॉन टोटल यही होता है डिस्काउंट, फ्री अपॉन टोटल। तो पहले वाले में 4 फ्री टोटल 7, दूसरे वाले में 6 फ्री टोटल 11। अब 4/7 का डिस्काउंट और एक 6/11 का डिस्काउंट, बताना इसमें से ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा है। तो आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिधर बड़ा नंबर आए वही डिस्काउंट बेटर हो जाएगा। तो ए इज़ बेटर डिस्काउंट। चलिए अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपये 4% पे सेम इंटरेस्ट देते हैं 8,000 रुपये 4 साल में 5% पे, तो टाइम आपको निकालना है। तो एक तरफ है 10,000 रुपये, 4% का रेट, टाइम निकालना है डिवाइडेड बाय 100, और ब्याज बराबर है तो हम दोनों को इक्वल रख देते हैं। एक तरफ प्रिंसिपल है 8,000, टाइम 4 साल और रेट 5% डिवाइडेड बाय 100, दोनों कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और ये 4 से 4 कैंसिल, 40 और 10, तो हमारा आंसर आ गया 4 साल। तो टाइम इज 4 ईयर्स। तो दो ब्याज आपस में बराबर थे, दोनों को मैंने बराबर रख दिया। एक तरफ प्रिंसिपल और रेट आपको गिवन था, टाइम निकालना था, और दूसरी तरफ प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों गिवन थे। दोनों का इंटरेस्ट आपस में इक्वल था, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया और हमारा आंसर आ गया 4 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी, एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क बच्चों एलसीएम होता है, मैंने आपको बताया था, ये एलसीएम, और ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी 3, 2 और 1। तो टोटल मिलके दोनों एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं, 6। और यही पूछा है कि तीनों अगर एक साथ इस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा। तो 30 काम को अगर 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तो टोटल 5 दिन का टाइम लगेगा। 5 days इज योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तीनों अलग अलग 10, 15 और 30 दिन ले रहे थे, एक साथ कितने दिन लेंगे, 5 दिन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर से प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन पूछ लिया, और 4 वैल्यू प्रोपोर्शन में क्या बताया था, पहली और चौथी की मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरी की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। तो 39 × y इक्वल्स टू 117 × 17। 39 का 3 टाइम्स होता है 117, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 51। और ये बच्चों हमारा पहला पेपर ख़त्म होता है। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। सिग्मा गुरुकुल जो एकेडमी है बच्चों, वो नई दिल्ली में नजफगढ़ में है, और हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं वो सारी ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। वो केवल हम बच्चों तक पहुँचने के लिए ये क्लासेस हम लोग डालते हैं, ताकि जो बच्चे यहाँ से दूर हैं वो भी अपने घर बैठ के पढ़ पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। और ज़्यादातर जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती हैं। बेस अगर आपको पढ़ना है, अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बच्चों, तो आप नई दिल्ली में आप नजफगढ़ में हमसे आके मिल सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जितनी भी सोशल वेबसाइट है बच्चों, वहाँ पर आप लोगों को अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लोग हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और हमारे नंबर यहाँ पर नीचे बच्चों दिए हुए हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और देखिए ये आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्मा गुरुकुल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी है, वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को लेकर, किसी भी नौकरी को लेकर, सिलेबस क्या होगा, नोट्स कैसे बनाएं, पढ़ाई कैसे करें, कोई भी दिक्कत एजुकेशन से लेकर आपको आती है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो बच्चों आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम ज़रूर आप लोगों तक पहुंचेंगे,
आपकी हर बात का जवाब देंगे। और अगर आप ऑफलाइन हमसे मिलना चाहते हैं तो आप कॉल करके नई दिल्ली में नजफगढ़ आ सकते हैं। वहाँ पर हमारी सारी फैकल्टीज़ अवेलेबल होती हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे एजुकेशन को लेकर हम लोग ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसे आज की हमारी क्लास मैथ्स की क्लास 1 स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको क्लास के शुरू में भी बताया था कि इंग्लिश की जो मिशन इंस्पेक्टर बैच की क्लास है वो बच्चों कुछ दिन बाद शुरू करेंगे किसी इमरजेंसी की वजह से। तो इसलिए आप लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि डेली पिछले 34 दिन से आप रोजाना एक क्लास आपको मिल रही थी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो रही थी। अब आज ऐसा हुआ कि सर क्लास नहीं ले पाए और अगले कुछ दिन इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाएगी, तो फिर हम लोगों ने एकदम से डिसीजन लिया कि हम लोग मैथ की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। डेली के 25 क्वेश्चन बच्चों हम लोग करेंगे। कुछ सेट्स थोड़े से इजी होंगे, कुछ सेट थोड़े मुश्किल होंगे और कुछ सेट मीडियम होंगे। तो हर तरीके के क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।